नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का कोचिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसा कि हम लोग एक क्रैश कोर्स के बारे में आप लोगों से एक बार हम लोग चर्चा किए थे एक वीडियो के क्लिप के माध्यम से। तो उसमें हम लोग बताए थे कि हम लोग 30 से 45 डेज में हम लोग कंप्लीट कोर्स कर लेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग एज पहला जो हमारा है आज का फार्मूला है। और फार्मूला में सबसे पहले हम लोग जितने भी एग्जाम के व्यू में, चाहे वो यूपीपीसीएल TG2 हो या फिर हरियाणा एलएम का पेपर हो, असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर हो, जितने भी टेक्निकल पेपर होते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ जहाँ से सूत्र पूछे जाते हैं, हम लोग उसको एक जगह इकट्ठा करके आपको बता रहे हैं। और आप इसको एक जो भी आपके पास जो भी साधन हो, कापी पेन वगैरह लेकर आप बैठ जाइएगा। और इसको जितना मैं इकट्ठा होता है ना, कुछ बच्चे कह भी रहते हैं कि सर हमको सूत्र का एक इकट्ठा ही फार्मूलाज जितने भी हैं सबको हमको इकट्ठा नोट करवा दीजिए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने इसको शुरुआत किया है। तो आज हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा ये पहला चैप्टर है, और पहला चैप्टर में जितने भी फार्मूला आते हैं, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से आए, चाहे पावर सिस्टम से आए, चाहे फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक आए, जितने भी फार्मूला बने हैं सारे को हम लोग इकट्ठा ही कलेक्ट करके आपको बता रहे हैं। उसमें सबसे पहले आपका आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आता है? इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहले फार्मूला Q बराबर NE। Q क्या है? चार्ज है। अब चूंकि ये क्रैश कोर्स है तो हम ज़्यादा इसके बारे में बता नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्विक रिवीजन हम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से 4 क्वेश्चन बनता है, जैसे Q बराबर NE हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे बनता है आपका Q बराबर I इंटू टी। आई क्या है? एक तरह से आप कह सकते हैं धारा है, टी क्या है? समय है। ठीक है। उसके बाद Q बराबर E अपान V। उसके बाद Q बराबर C इंटू V। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का है। किसका है? इलेक्ट्रिक चार्ज का है। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट, है ना। उसके बाद क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा, विद्युत धारा में पहला जो आपका बनेगा वो बनेगा I बराबर Q अपान टी। और सेकंड नंबर पे है I बराबर NE अपान टी। ऐसे ही देखिए, इसमें ज्यादातर आपको जो मिलेगा ये रहता सबसे ज्यादा, इस पे ही आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। कभी कभी अगर एग्जामिनर घुमा कर भी पूछता है तो आपसे धारा पूछ लेगा, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या देकर भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट के लगभग 8 फार्मूला हैं। और देखिए, जैसे तीसरे नंबर पे I बराबर V अपान R है। और उसके बाद IV बराबर है I बराबर करड़ी में P बटा R। ये भी फार्मूला एक है आपका। इसके बाद आपका I बराबर B अपान Z AC परिपथ में, और I बराबर B अपान XL पीरियडिक परिपथ यानी कि इंडक्टिव सर्किट में। इसके अलावा आपका कैपेसिटिव परिपथ में भी है I बराबर B अपान XC, है ना। ये जो AC सर्किट या AC सर्किट का जो फार्मूला हम लोग जो AC चैप्टर पढ़ते हैं AC सर्किट में, वहां पर ये फार्मूला हम लोग इसका यूज करते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने हालांकि क्योंकि आप लोग काफी दिनों से हमको जानते हैं, तो हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं, चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का एक हो गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट से फिर उसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिक वोल्टेज। क्या आता है? इलेक्ट्रिक वोल्टेज आता है। और इलेक्ट्रिक वोल्टेज में भी देखिए लगभग आपके 8 फार्मूला दिखाई दे रहे हैं। उसमें सबसे पहले है आपका V बराबर W अपान Q। उसके बाद V बराबर I अपान I इंटू R है, ठीक है। V बराबर करड़ी में P यानी V बराबर करड़ी में P R, ठीक है। आप ऐसे भी इसको नोट कर सकते हैं। तो चौथे नंबर पे V बराबर P अपान I, और V बराबर IZ AC परिपथ यानी कि आपकी AC सर्किट में। और उसके बाद प्रेडिक मतलब इंडक्टिव सर्किट, V बराबर I अपान XL। और धारती परिपथ मतलब होता है कैपेसिटी में V बराबर I XC। फिर इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक पावर शुरू हो जाता है, यानी पावर मतलब शक्ति के बारे में जितने भी फार्मूला बन जाते हैं वो आपके हैं P बराबर VI। सबसे ज्यादा ये और 3 फार्मूला सबसे ज्यादा कौन कौन? पहला P बराबर VI, और सेकंड नंबर पे P बराबर I स्क्वायर R, और P बराबर V स्क्वायर R। इस पे ज्यादातर
क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 3 तो आपको पता होगा। और अब इसके अलावा देखिए एक चौथा भी फार्मूला है, P बराबर आई स्क्वायर अपान जी भी पूछ सकता है। इसके अलावा P बराबर वी स्क्वायर जी एसी परिपथ में और P बराबर W अपान टी। इसके बाद साथियों है आपका सिंगल परिपथ में शक्ति, यानी कि जो कहते हैं ना सिंगल फेज पावर क्या होता है, उसमें क्या क्या पूछ सकता है। तो उसमें भी आपका एक्टिव पावर यानी सत्य पावर, रिएक्टिव पावर और आपका अपरेंट पावर मतलब आभासी होता है। और इसके बाद ये रिएक्टिव पावर मतलब होता है प्रतिक्रिया शक्ति, है ना। तो एक्टिव पावर में आपका पहला एक बनता है वी आई cos फाई जब सत्य पावर कहेगा, या फिर दूसरा फार्मूला आपका आई स्क्वायर आर भी हो जाता है। रिएक्टिव पावर मतलब जहां भी आपको साइन दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि आपका ये रिएक्टिव पावर है। तो वी आई साइन थीटा। इसके बाद बी बराबर आई स्क्वायर एक्स। फिर इसके बाद अपरेंट पावर क्या है, अपरेंट पावर यानी आभासी शक्ति। तो अपरेंट पावर में वी आई और आई स्क्वायर जेड हो जाता है, क्या हो जाता है पी। चलिए वी आई और ये आपका आई स्क्वायर जेड हो जाता है। फिर उसके बाद आपका 3 फेज परिपथ में आता है, तो पावर बराबर करनी में 3 वी एल आई एल कास फाइव। ये तो आपको एकदम रटा रटा हुआ है, सबको याद होगा। इसके बाद आपका जब आपको सीधे पावर की बात करें तो P बराबर 3 वी पी आई पी कास फाइव होता है। उसके बाद रिएक्टिव पावर Q बराबर करनी में 3 वी एल आई एल साइन फाइव। क्योंकि देखिए हमने क्या बताया था, रिएक्टिव पावर आएगा तो साइन फाइव आएगा। बाकी आपको अगर ये याद हो गया करनी में 3 वी एल आई एल, तो आप सेम चीज वही रखें, बस यहाँ पर कास की जगह साइन कर दीजिए। फिर यहाँ देखिए कास की जगह साइन, एक याद तो सब, ठीक है। फिर अपरेंट पावर को हम यस से डिनोट करते हैं, है ना। इसको हम किसे डिनोट करते हैं, यस से। तो यस बराबर करनी में 3 वी एल आई एल और यस बराबर 3 वीपी आई पी। फिर उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या आता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि ऊर्जा, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ से क्या क्या बन सकता है, ई बराबर पी टी, ई बराबर वी आई टी, ई बराबर वी क्यू और ई बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो आपको डाटा याद करना पड़ेगा, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको सवाल पूछ लिया जाता है और सीधे सीधे फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। चलिए इसके बाद आपका आता है, और एक और बचा इसमें लग रहा है, ई बराबर बी स्क्वायर आर अप इंटू टी, है ना। इसका मतलब होता है इंटू टी, यानी कि आपका वी स्क्वायर, या तो आप वी स्क्वायर इंटू टी पढ़ सकते हैं या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए फिर रेजिस्टेंस बराबर आर, ये क्या है, रो है। क्या है, जो ऐसे फार्मूला बनता है इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो आर बराबर रो यल अपान ए, लंबाई बटा एरिया। एरिया मतलब उसका कितना उसकी मोटाई वगैरह है वो। तो ये तो इस पे ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। उसके बाद आर बराबर वी स्क्वायर अपान पी, आर बराबर पी अपान आई स्क्वायर, आर बराबर वी आई। फिर कंडक्टेंस पे आते हैं, जी बराबर 1 अपान आर, ये तो फेमस है ना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है ना। जी बराबर 1 अपान आर, ये क्योंकि कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जी बराबर 1 अपान आर। फिर जी बराबर एरिया अपान रो इन, और यल क्या है, इसकी लंबाई है। चलिए फिर जी बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान वी। ये 3 फार्मूला, लेकिन सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे ज्यादातर आप फोकस करिए। इसके बाद आपका था रजिस्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता, रो बराबर आर इंटू एरिया अपान यल, यानी कि रो बराबर आर इंटू ए अपान यल। फिर सेकेंड नंबर पे इसका फार्मूला बनकर आता है रो बराबर वी ए अपान आई यल। फिर इसके बाद आपका कंडक्टिविटी मतलब होता है चालकता। क्या होता है, चालकता बोल सकते हो या चालकत्व तो भी बोल सकते हो, है ना। और रेजिस्टिविटी चालकता, चालकता ही बोलिए, है ना, जो भी जैसा भी आए। और सिग्मा बराबर 1 अपान रो और सिग्मा बराबर आई अपान आर इंटू ए। ये आपका मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये आपके तो बुक में होगा, ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। तो आप जो जो चीज आपको नया सूत्र दिखाई देता है या फिर नया फार्मूला दिखाई देता है, आप उसको नोट करते रहिए, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रहेगा क्या क्या, ई बराबर एफ अपान क्यू, ई बराबर बी अपान आर,
उसके बाद है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर रिएक्टेंस। उसके बाद आपका आपका आता है, क्या नाम है, रेजिस्टेंस। इन तीनों का मात्रा क्या होता है, आपका ओम होता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा क्या है, कोणीय एंगल है, ठीक है। फिर एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी बराबर यल अपान सी कह सकते हैं, या आई अपान यल अपान सी नहीं होगा, आई अपान सी होगा, ठीक है। एक्स सी बराबर आई अपान सी, और सेकंड नंबर पे एक्स सी बराबर आई अपान 2 पाई एफ सी। अच्छा, ये चीज मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है, नोट है, एक्स सी बराबर वी अपान आई। ये किसके लिए, शुद्ध, यानी कि एक होता है ना शुद्ध, शुद्ध कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसके बाद प्योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, प्योर इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। तो शुद्ध धारती परिपथ में एक्स सी बराबर वी अपान आई होता है, और एक्स सी बराबर करड़ी में जेड, जेड क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे का प्रतिबाधा जिसे बोलते हैं ना, इम्पीडेंस बोलते हैं ना। तो एक्स सी बराबर करड़ी में जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर क्या है, प्रतिरोध है। फिर इम्पीडेंस का ऐसे ही फार्मूला है, इम्पीडेंस का भी फार्मूला है आपके सामने, जेड बराबर जेड का इम्पीडेंस का भी यूनिट आपका ओम ही होता है। तो जेड बराबर आई अपान वाई, वाई क्या है, एडमिटेंस है, वाई क्या है, एडमिटेंस, अभी आएगा एडमिटेंस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो जेड बराबर आई अपान एडमिटेंस, फिर जेड बराबर वी अपान आई एसी परिपथ के लिए है। फिर कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है कि प्रतिरोध का मान इतना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान इतना है, तो एसी सर्किट में कुल प्रतिबाधा बताइए। तो कुल प्रतिबाधा जेड बराबर, यही फार्मूला लगाते हैं हम लोग, करनी में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अगर मान लीजिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस का देता है, यानी कि आरसी के लिए देता है, तो क्या देता है, आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपका इम्पीडेंस के लिए बन जाता है, ठीक है, इम्पीडेंस हो गया। इसके बाद आपका कुछ यहाँ पे भी बचा, और भी देखिए, ये देखिए जेड बराबर आरएलसी के लिए, है ना। अगर आरएलसी करेगा तो बस आर करनी में आर करिए, एक्सएल माइनस एक्ससी। ये माइनस जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये कम बेसी, यानी हम कह सकते हैं कि ये कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो अब ऐसे ही देखिए, ये आर एल के लिए हो जाएगा, फिर ये एल सी के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये पारी आप लोग ऐसे ही याद। अब देखिए एडमिटेंस आ गया, एडमिटेंस मतलब वाई अपान वन अपान जेड। अब वन मतलब क्या है, इम्पीडेंस का विपरीत आप कह सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती है, वाई बराबर आई अपान जेड। फिर उसके बाद वाई बराबर करने में जी बी स्क्वायर, यानी कि जी क्या है, कंडक्टेंस है, बी क्या है, सब्सटेंस है। ये सारी चीजें को हम लोग फिर बताएंगे, लेकिन अभी हम लोगों को एक केवल आपको हम फार्मूला बता रहे हैं, सारी चीजों को हम लोग बताएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा ना। तो बस केवल हम आपको एक होता ना कि सर हमको फार्मूला एक जगह दे दीजिए, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग इकट्ठा नोट कर ले। तो ये हम लोग एक फार्मूला का चैप्टर ही बना दिए हैं, उसमें जितने भी फार्मूला हैं सबको हमने इकट्ठा ही लिख दिया है। फिर फ्रीक्वेंसी बराबर एफ बराबर 1 अपान टी, है ना। टी क्या है, आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है। और सेकंड नंबर पे ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, और अरे सॉरी ये आगे एंगुलर के लिए ना, ये एफ बराबर पी एन बटा एक्स बी 120। यानी कि जब हम अल्टरनेटर पढ़ते हैं या फिर सिंक्रोनस मोटर पढ़ते हैं, तो हम लोग वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पी क्या है, पोल है, एन क्या है, नंबर ऑफ, जितने भी उसमें हमने कंडक्टर लगाया या वायर लगाया, जितने भी संख्या है उसके बारे में हम एन के बारे में जानते हैं। तो यह बराबर पी एन बटा 120। कभी कभी पोल पूछ लेता है, पोल क्या है, तो पोल जब करेंगे तो पोल जैसे इधर आएगा, तो यह फेन अपान 120 यानी कि 120 हो जाता है। आप ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे। फिर आता है आपका एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि कोणीय एंगल के बारे में। तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। ये दोनों फार्मूला याद कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, शक्ति, शक्ति बटे आभासी, है ना। आभासी मतलब अपरेंट पावर, और ये क्या हो गया, ट्रू पावर। अब इसमें पावर फैक्टर में भी तीन चीजें हैं, तीन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 फार्मूला है। और ये देखिए डब्ल्यू अपान वी अपान ए, आर अपान जेड आर एल सी के लिए है, और फिर आर एल सी जी कंडक्टेंस एडमिटेंस, फिर वी आर आई वी आर वी आर एल सी और आर एल सी इंडक्टिव परिपथ के लिए। अब इसमें जो देखिए 2 3 तो हम लोग ज्यादातर याद कर लेते हैं, लेकिन ये भी समझिए अगर नहीं याद होता कोई बात नहीं, लेकिन 2 3 बार 4 बार अगर आप इसको पढ़ेंगे, ध्यान से नोट करेंगे, तो इन चीज़ों को जो मैंने कहा ना, जो चीज़ अगर आपको नया मिले तो आप उसको नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है कुछ और बचा है आईपी। उसी में देखिए कितने 9 है,
अब इतना तो कोई याद नहीं कर पाएगा भाई, है ना, लेकिन फिर भी इसमें से जो भी 3-4 जो भी 2-3-4 लग रहा है आपको इम्पोर्टेंट, आप उसको याद कर लीजिए। चलिए, इसके बाद आता है आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो होता है C बराबर Q अपॉन V। यहाँ से बहुत ज़्यादा हमेशा बार बार सवाल पूछा जाता है यहाँ से कैपेसिटेंस के बारे में, है ना, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। C बराबर Q अपॉन V। फिर ये C बराबर एप्सिलॉन जीरो लिखा है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि एप्सिलॉन जीरो, और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन R, यानी कि एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन R एरिया अपॉन डी, है ना। क्या कैपेसिटेंस जो होता है वह परावैद्युत सामर्थ्य और एरिया के समानुपाती होता है और उसके डिस्टेंस यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए सब चीज उसी चीज के बारे में एक एक चीज को देखिए इसने लिखा भी है। अब देखिए C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन डी कर दिया, यानी एरिया। अब आप तो ये भी पूछ सकता है ना, कि कैपेसिटेंस के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो ये वाला डाटा आप निश्चित याद करिएगा। यहाँ से तो आपके बहुविकल्पी यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं, इसके अलावा आपके फार्मूलास कभी कभी सवाल भी पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद देखिए C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन डी, सेम चीज वही है, कोई अंतर नहीं है। और उसके बाद C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R, है ना। फिर उसके बाद इंडक्टेंस के लिए भी सारी चीजें हैं, और आप इसके लिए ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फार्मूला होता है, और जब कैपेसिटर निकालते हैं M बराबर K कड़ी में L1 इंटू L2 जब देता है आपका, मान लीजिए अगर आपको कहेगा कि कोई समानांतर कैपेसिटर है यानी कि डाइलेक्ट्रिक, ये K का मतलब नियतांक यानी कांस्टेंट होता है, और ये लंबाई का मान अगर दे देगा तो आप इसको आराम से जैसे मान लीजिए 2 मीटर लिख दिया या 3 लिख दिया, जो भी लिखा हमने वहां पर, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपका इंडक्टेंस है, लंबाई नहीं है, इंडक्टेंस है। क्या है? इंडक्टेंस है। तो मान लीजिए कह दे कि एक ट्रांसफार्मर है, उसमें इंडक्टेंस का मान 0.33 है और दूसरे का 0.44 है, तो आप अगर आपको फार्मूला याद होगा तो इस पे आप सवाल को लगा सकते हैं। चलिए, फिर ये इसके बाद बस इतना तो काफ़ी है भाई, आज के लिए तो इतना काफ़ी है ना, आज के लिए इतना काफ़ी है। यार कहाँ चला गया, आ जाओ भाई। हाँ, देखिए ये तो म्यूचुअल M बराबर K L1 इंटू L2 हो गया। इसके अलावा आप देखिए इंडक्टेंस का भी फार्मूला पूछता है, तो इंडक्टेंस का यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है। तो L बराबर नंबर ऑफ टर्न और फाई अपॉन आई, यानी कि उसकी धारा से आप निकाल सकते हैं। अगर इंडक्टेंस की बात करता है कि भाई अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न दे दिया है ना, कितने मान लीजिए कितनी कॉइल का टर्न है, मान लीजिए 200 या 300 जो भी टर्न दे देगा। इसके बाद फाई मतलब फ्लक्स का मान दे दे 0.0 वेबर है या कुछ भी दे दे। उसके बाद धारा का मान दे दे कि 2 एम्पियर का, तो हमको इंडक्टेंस का मान बताइए, तो आप वहां पर इस फार्मूला को रखकर आप आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं L बराबर एन स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, चूंकि इंडक्टेंस आया तो इंडक्टेंस का मतलब म्यू जीरो मतलब हो गया आपका, आप कह सकते हैं पारगम्यता। किसके लिए? ये मैग्नेटिक के लिए है, मैग्नेटिक सर्किट के लिए है। और एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर किसके लिए होता है? आपका कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए बात होती है, यानी कि विद्युत सर्किट में हम सेम चीज वही होता है, बस हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं पारगम्यता, वहां पर पढ़ते हैं आपको इसको पढ़ते हैं विद्युतशीलता, यहाँ पर पढ़ते हैं पारगम्यता। तो यहाँ पर और एक चीज और पढ़ सकते हैं, चुंबकशीलता भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये म्यू जीरो मतलब आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट नॉट भी बोलते हैं इसको। और ये हो गया म्यू आर बस सेम चीज है यहीं पर, बस हम यहाँ पर एब्सोल्यूट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर म्यू जीरो और म्यू आर पढ़ते हैं। ये हो गया आपका एरिया, और ये आपका हो गई लंबाई। आप इससे ये देखिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको भी जरूर। ये भी देखिए तीसरा नंबर वाला भी L बराबर एन स्क्वायर म्यू ए यानी एरिया बटा L। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये तो कभी कभी एक आध क्वेश्चन होगी डी आई अपॉन डी टी, यानी कि समय परिवर्तन की दर जो होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडक्टेंस का मान बताइए, अगर समय परिवर्तन की दर इतना एम्पियर है या इतना समय लग रहा है, तो आप ये डी आई मतलब धारा और डी टी मतलब डी और डी कोई मतलब नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक है, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला ही हो गया, एम बराबर के कड़ी में L इंटू L2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका इंडक्टेंस हो गया। बाकी देखिए हमारा जो सेंटर है, और सेंटर का जो नाम हमारे जो चल रहा है हमारे कोचिंग का, अगर आप चाहेंगे तो प्ले स्टोर पर जाकर बड़े आराम से आपको रियांस एजुकेशन, क्या है? रियांस एजुकेशन सेंटर, है ना, यानी कि आप जाकर आप अपने जो भी आपके पास मोबाइल होगी, उस मोबाइल में आप प्ले स्टोर पर जाएंगे,
वहाँ पर रियांस एजुकेशन सेंटर से जो हमारा ऐप चलता है, यानी कि जितने भी कोर्स हमारे लॉन्च होंगे, जो भी चलेंगे, वो हमारे कहाँ चलेंगे? ऐप पर ही चलेंगे। यानी कि अगर हम कोर्स को परचेज़ करेंगे, और आप भी जानते हैं कि यूट्यूब हमारा एक प्रमोशन का ज़रिया है, यहाँ से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग एक छोटा-सा प्रयास करेंगे और हम जितना भी हो सकता है कि जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग डेली इस पे हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट करेंगे। और आप भी जानते हैं कि यूट्यूब से केवल हम प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा पढ़ाई यानी कि अच्छा नॉलेज चाहिए, तो हमको कहाँ जुड़ना पड़ेगा? ऐप पे जुड़ना पड़ेगा। और ऐप को जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके मोबाइल में जाकर प्ले स्टोर पर रेयांस एजुकेशन सेंटर है ना? अगर कोई अगर सर समस्या दिक्कत आती है, तो हमारा ये नंबर है ना, ये हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर, आप इस पे भी कॉल करके अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपको बता देता हूँ कि यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम में तो अभी 15 मई के बाद ही होगा, लेकिन अभी हरियाणा एलएम का जो पेपर है 27 मई को है। इसके बाद आप जानते हैं साथियों कि यूपीपीसीएल में लाइनमैन की वैकेंसी अभी आज ही 4000 जो अप्रूवल सरकार के पास यानी कि फाइल गई है, अगर वहाँ से जैसे ही अप्रूवल हो जाता है, तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये वैकेंसी 2019 में एक बार आई भी थी, आप सभी जानते हैं 4102 पोस्ट आई थी, और किन्हीं कारणों से 2-3 महीने के बाद अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया। लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि ये वैकेंसी फिर आपको देखने को मिल जाएगी। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यानी कि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सभी साथियों का सिलेक्शन निश्चित ही होगा। जैसा कि आप साथियों जानते हैं कि हम लोग आज पहले ही एग्जामपुर चैनल से पहले भी हम लोग जुड़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर हमारी कंटिन्यूटी अभी नहीं बन पा रही है, लेकिन हम लोग जल्द प्रयास करेंगे कि हम लोग जल्द से जैसे पहले पढ़ते थे जिस ऊर्जा के साथ, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी एक नए प्लेटफॉर्म पे, और जिसका नाम है यूट्यूब पे, अगर आप जाते हैं तो कोचिंग वाले भैया को आप मिल जाएगा। और साथ ही साथ में अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, तो रेयांस एजुकेशन सेंटर से आपको प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करिए। अगर आपके जो जानने में साथी जो भी अगर हों, जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, तो जितना हो सकता है कि इस जो भी कंटेंट है इसको आप शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर बेल आइकन का बटन पुश नहीं किया है, तो आप उसको भी क्या करिए, एक तरह से कह सकते हैं घंटा दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर हमारा मिलता रहे। और इसके अलावा साथियों कि अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, तो जो ये नंबर दिया गया है, आप यहाँ से भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहेंगे तो हमारा नंबर तो ऑलरेडी आपको पता है ना? आप वहाँ से भी जो भी इंक्वायरी लेना है, तो आप पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, हँसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।